हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें अभी राइट नाउ हम विजन आईएएस मैगजीन की जून 2020 जो करंट अफेयर्स है पॉलिटी और गवर्नेंस से रिलेटेड उसको कवर करेंगे। फटाफट दोस्तों हम इसी तरह से करंट अफेयर्स स्टार्ट कर देंगे। अब सिर्फ 60 दिन बचे हैं यूपीएससी प्री में, हमारे पास बिल्कुल टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। हम सारा करंट अफेयर्स जनवरी से लेके आपको अगस्त सितंबर तक की पूरी करंट अफेयर्स विजन आईएएस मैगजीन, इनसाइट्स आईएएस मैगजीन, सबकी मैं यहाँ पर समझाते हुए आपको चलूंगा, ला के दूंगा। साथ ही मैं आपको अलग से वीडियोस दूंगा जिसमें कि इन सबके एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। ठीक है, साथ ही मैं देखता हूं अगर मैं वन लाइनर्स भी बना सकूं, वन लाइन समरी कर करके न्यूज की आपको इंपॉर्टेंट न्यूज की देता चलूंगा। तो सारा आपका करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड स्टैटिक का अगर आपने कवर कर लिया वो मैं आपको बताता चलूंगा स्टैटिक की कौन से पोर्शंस हैं। विजन वाले भी बताते हैं अपनी मैगजीन में। तो आप अगर आपने पूरा करंट अफेयर्स जितना मैं आपको दे रहा हूँ और जो स्टैटिक के पोर्शंस मैं आपको बता रहा हूँ उनको अगर आपने ब्रशअप कर लिया इन 60 दिनों में, तो कोई आपका जो है प्री क्लियर होने से नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो प्लीज मेरी वीडियोस को फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आइए अब हम लोग पढ़ाई चालू करते हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे पॉलिटिकल गवर्नेंस के सेक्शन में कस्टोडियल वायलेंस के बारे में। ठीक है, मैं एक बार चेक करूं रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। देखिए, कस्टोडियल वायलेंस के बारे में हम बात करें। कस्टोडियल वायलेंस न्यूज में क्यों आई है? सबसे पहले आपने न्यूज में ये बात फॉलो की होगी, तमिलनाडु में फादर सन डुओ थे, बाप बेटे थे, उनकी मोबाइल की शॉप थी। ऐसे एलिगेशंस पुलिस ने लगाए कि शाम को 7 बजे के बाद जब उन्हें शॉप बंद कर देनी चाहिए थी तब भी उन्होंने शॉप चालू रखी थी। इससे पुलिस उन्हें पकड़ के ले गई। साथ ही साथ उनके साथ ऐसा वायलेंस किया पुलिस थाने में उन्होंने, ऐसे एलिगेशन है, ऐसे आरोप है, अभी तक साबित नहीं हुए हैं, पर ऐसा वायलेंस उनके साथ किया गया कि उनकी डेथ ही हो गई। तो इससे कस्टोडियल वायलेंस का जो मामला है वो रेलिवेंट हो गया है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कस्टोडियल वायलेंस कहते किसे हैं? जो ब्लॉक लेटर्स में लिखा हुआ है बोल्ड करके, उसको आप पढ़िए। वायलेंस विच टेक्स प्लेस इन द जुडिशियल एंड पुलिस कस्टडी। ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पुलिस कस्टडी में नहीं, अगर जेल में भी किसी की मौत हो गई, ठीक है, ऐसे टॉर्चर वगैरह करके किसी को पुलिस ने ले जाते हुए मार दिया जेल में, जैसे भी इस तरह की चीजें भी होती है दोस्तों हमारे देश में। आप में से कई लोग आईपीएस ऑफिसर बनेंगे आगे चल के, तो ये मुद्दा आपके सामने भी आएगा कि आपके एरिया के अंदर किसी थाने में इस तरह के एलिगेशन आएंगे। कहा जाएगा कि पुलिस ने जो अभियुक्त है उसके साथ हिंसा करके उसे जान से मार दिया है। पुलिस कहेगी कि अगर आप पुलिस के खिलाफ जांच बिठाएंगे तो लोग कहेंगे कि इससे पुलिस फोर्स का मोरल डाउन होगा, कि हमारे अफसर जो है हम ही पे विश्वास नहीं करते हैं, हम ही पे जांच बिठा देते हैं। और अगर आप जांच नहीं बिठाते हैं तो जनता कहेगी कि फिर हमने ब्यूरोक्रेसी रखी क्यों है। गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं आईएएस और आईपीएस ऑफिसर, ये सरकार देश की सेवा करने के लिए है कि देश के लोगों को जान से मारने के लिए है? इस तरह के सवाल उठेंगे, तो ये प्रॉब्लम्स आप सबको डील करनी पड़ेगी। एथिक्स के पेपर में भी इससे रिलेटेड इस साल क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, अगला पॉइंट जो ब्लॉक करके बोल्ड में लिखा है, नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर। ये एनजीओज का एक ग्रुप है। ये कह रहे हैं कि जो 2019 में पुलिस कस्टडी में जितनी डेथ्स हुई उसमें से 3/4 टॉर्चर की वजह से हुई। खुद ही सोचिए बाकी 1/4 क्यों होंगी? बाई चांस कोई कोइंसिडेंटली इत्तेफाक से मर गया थाने में, अलग बात है। अगर कोई थाने में मर रहा है तो पुलिस ने उसके साथ जरूर कुछ किया है। कुछ इक्का दुक्का केसेस में कोई शायद सुसाइड भी कर ले सकता है, पर पुलिस की ही जिम्मेदारी है कि उनकी कस्टडी में कोई सुसाइड ना करे। इसमें लीगल कंसर्न्स क्या रेज हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे फंडामेंटल राइट्स पे ये आघात हो रहा है। एक कॉमन कॉज और सीएसडीएस लोक नीति, सीएसडीएस लोक नीति जो है, बहुत इसका नाम आपको चुनाव से रिलेटेड सर्वे वगैरह में देखने को मिलेगा। ये बता रहे हैं कि 12% पुलिस पर्सनल जो है उन्हें कभी ह्यूमन राइट्स की ट्रेनिंग मिली ही नहीं है। मैं सरप्राइज हूं कि 88% को मिली है ना? आप कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको लगता है 88% को सही में ह्यूमन राइट्स की कोई ढंग की ट्रेनिंग मिली होगी तो। अब देखिए, रेलिवेंट जो केस आ रहा है जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में रामामूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस आया था, जब बोला गया था कि प्रिजनर का जो फंडामेंटल राइट है, तो वो उन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि टॉर्चर और इल ट्रीटमेंट इन प्रिजन इस तरह से जो होता है, ये एक एरिया है जिसमें कि हमें रिफॉर्म की जरूरत है। जाहिर बात है, कोई कह सकता है कैदी है, अंडर ट्रायल है, अब जेल कोई 5 स्टार होटल तो है नहीं जहां उसकी बहुत सुविधाएं दी जाए, लेकिन ठीक है, फिर भी उसके साथ मारपीट और टॉर्चर आप नहीं कर सकते। खासकर जो अभियुक्त है, वो तो अभी तक अभियुक्त है, कल को हो सकता है बाइज्जत बरी हो जाए, तो आप उसके साथ क्या हिंसा कर रहे हैं? और दूसरी बात यह है कि जिस पर मामला साबित हो भी गया, जिस पर जुर्म साबित हो भी गया, उसको सजा अदालत देगी, ना कि पुलिस। ये एक बेसिक लॉज ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में आता है। देयर आर अ फ्यू बेसिक लॉज ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। दुनिया भर में हजारों सालों से किसी भी तरह के न्याय के लिए कुछ बेसिक लॉ होते हैं। उसमें से एक लॉ ये है कि किसी भी इंसान को एक जुर्म की 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। एक बार जो सजा हो गई, कोर्ट ने दे दी, वही सजा उसे मिलेगी। ये नहीं कि पुलिस अलग से भी उसे मार रही है, ये गलत बात हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें ये बात आई थी। अब अगला पॉइंट देखिए, मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग टॉर्चर are against the fundamental right to life and dignity as under Article 21 of Indian Constitution। इस पे सुप्रीम कोर्ट अनइक्विवोकल है। थोड़ा बहुत टॉर्चर तो चलता है, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 21 के तहत हमारा फंडामेंटल राइट टू लाइफ है, और वो लाइफ एंड डिग्निटी है हमारा फंडामेंटल राइट। उसके तहत पुलिस ऐसा गलत काम किसी के साथ नहीं कर सकती है। फिर ये पावर ऑफ अरेस्ट का भी मिसयूज है।
हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन तो है ही है। जो पावर ऑफ अरेस्ट होता है पुलिस का, नेशनल पुलिस कमीशन की अपनी तीसरी रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि 60% अरेस्ट बिना मतलब किए गए हैं, अननेसेसरी किए गए हैं। कहीं जुर्म हुआ है तो सीधा जाके अरेस्ट कर लो वाली बात नहीं होती है। उसके बाद सेक्शन ऑफ आईपीसी लाइक 506 ऐसा लगा दिया जाता है कि जो अक्यूज्ड है उसको बेल ना मिले। ठीक है, ये भी फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम के अगेंस्ट है। हमारा फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम है, मतलब एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस को छोड़ के मैं फ्री रहूंगा, मुझे कोई गिरफ्तार करके पकड़ के कहीं बंद नहीं कर सकता है। जबरन मामला कुछ और हो, जबरदस्ती 506 आर्टिकल सेक्शन आईपीसी का लगा दिया जाता है ताकि उसको बेल ना मिल सके। ये मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। इसको लेके व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकता है। फिर ये तो मिसयूज ऑफ पावर तक था, अब ये एक्स्ट्रा लीगल बिहेवियर की तरफ आ गया है कि पुलिस वाले कानून के बाहर जाके काम करते हैं, खुद गैर कानूनी काम करते हैं। तो जो पुलिस को खुद पता नहीं है क्या रूल है और टॉर्चर वगैरह है, कैसे अरेस्ट किया जाए। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और आईपीसी होता है इंडियन पीनल कोड, है ना। आपने फिल्मों में देखा होगा ताजीराते हिंद, जहर दफा 302 के तहत जो भी ऐसे इस तरह के डायलॉग जज देते हैं फिल्मों में। तो जो आईपीसी है वो ताजीराते हिंद है, इंडियन पीनल कोड, और ये सीआरपीसी है क्रिमिनल पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, सॉरी। तो इसमें मजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस कस्टडी कस्टडी 15 दिन की दे सकते हैं, जुडिशियल कस्टडी 60 से 90 दिन की दे सकते हैं। लेकिन इसमें कई बार प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता है, ये एक्स्ट्रा लीगल बिहेवियर हो गया। अब इसको कैसे कर्ब करें, तो उसमें चैलेंज क्या आते हैं। सबसे पहली बात कि लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन अगेंस्ट टॉर्चर। हमारे देश में ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कानून नहीं है टॉर्चर के खिलाफ। तो इंडिया में कोई एंटी टॉर्चर लेजिस्लेशन है ही नहीं, अभी तक कोई कानून नहीं है, सख्त छोड़िए कोई कानून ही नहीं है जो कि कस्टोडियल वायलेंस को क्रिमिनलाइज करे। ठीक है, इंडिया ने यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर 1997 में साइन कर दिया है, पर इसको रेटिफाई नहीं किया है। रेटिफाई करना मतलब क्या होता है, भारत सरकार विदेश में जो भी संधि अगर इस तरह की कोई साइन करती है जिसका कानून हमारे देश में अभी नहीं है, तो उसको पार्लियामेंट से अनुमोदित करवाना पड़ता है, पार्लियामेंट भी उसको अप्रूव करे। जैसे भारत सरकार ने तो कह दिया कि हम टॉर्चर नहीं करेंगे, अब हमारे देश में पार्लियामेंट कानून बना सकती है ना, भारत सरकार तो देश के अंदर नहीं कह सकती भाई आज से टॉर्चर बंद। वो पार्लियामेंट को कानून बनाना पड़ेगा, राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे, तो वो उसको रेटिफाई करना होता है, वो पार्लियामेंट ने किया नहीं है। ठीक है, उसमें लॉज और मैकेनिज्म लाने पड़ेंगे। तो भारत, देखिए दुनिया में सिर्फ 9 देश हैं ऐसे जिन्होंने कि इसको साइन किया यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को, पर अपने देश में रेटिफाई नहीं किया है, उसमें से भारत भी है। कितने शर्म की बात है। फिर ब्यूरो ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट जो डेटा है वो बता रहा है कि मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ है और फंड्स भी जो है पुलिस फोर्स के डेवलपमेंट के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए अनयूज्ड रह जाते हैं। अब कोई किसी को टॉर्चर करती है पुलिस अगर, तो इसका मॉडर्नाइजेशन से क्या ताल्लुक है। देखिए पुलिस थाने मॉडर्नाइज होंगे, पुलिस की वर्दी मॉडर्नाइज होगी, पुलिस की ट्रेनिंग मॉडर्नाइज होगी, पुलिस मॉडर्न कम्युनिकेशन डिवाइसेस वगैरह का इस्तेमाल करेगी अगर, तो उनकी माइंडसेट में भी चेंज आएगा थोड़ा सा, है ना। वो बीट कांस्टेबल, लोकल दरोगा दरोगा जी आ रहे हैं पुलिस वाले और पब्लिक को मारेंगे, इस टाइप की उनकी सोच बदलेगी। एक लैक ऑफ इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग है अगला पॉइंट। पुलिस एक्ट 1860 में बना था, अभी भी हमारे देश में पुलिसिंग उसी एक्ट के तहत चल रही है। इसमें जो है डायरेक्ट उसमें डायरेक्शन और गाइडेंस वगैरह पे मामला साइलेंट है। तो क्या होता है कि मतलब कैसे ऑर्डर पुलिस को दिए जा सकते हैं, कोई एमएलए आके ऑर्डर दे जाता है तो पुलिस जो है वो सरकार के, राज्य सरकार के हाथ का बस एक खिलौना बन के रह गई है। तो उन लोग अपने अपने तरफ से हिंसा करवाते हैं। जो है कोई एमएलए साहब के खिलाफ किसी ने कुछ किया इलाके में, तो एमएलए साहब तुरंत थाने में फोन खटकाते हैं और कहते हैं कि अरे भाई थानेदार जी क्या हो रहा है, ये सब हटाइए, मामले को संभालिए वगैरह वगैरह। कुल मिला के मतलब ये है कि उस आदमी को तरीके से मारिए और उसको समझा दीजिए कि एमएलए साहब के खिलाफ, विधायक जी के खिलाफ तुम ये सब काम मत करो। तो इस तरह से हिंसा करने के लिए सरकार, सरकारी महकमा ही उनको उकसा रहा है और बाद में बात आ जाती है पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर ही, है ना। तो ये भी तो गलत है। तो किस तरह के आदेश दिए जा सकते हैं, किस तरह का डायरेक्शन वो फॉलो करना है और किस तरह का नहीं करना है, इस पर भी गाइडलाइन होनी चाहिए, जो कि नहीं है। ठीक है, फिर क्या होता है देखिए, कि लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड इम्प्यूनिटी इंजॉयड बाय द पुलिस। इसका क्या मतलब है कि पुलिस जो है वो बहुत सारे अधिकार ऐसे इंजॉय करती है, कोई उनसे सवाल पूछने वाला नहीं है। लॉ डज नॉट परमिट कॉमन सिटीजन्स टू सू अ पुलिस ऑफिसर। एक आम आदमी पुलिस ऑफिसर के खिलाफ मामला दर्ज नहीं कर सकता है, एंड ओनली द गवर्नमेंट हैज दैट डायरेक्शन। दूसरी एआरसी जो थी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, और सुप्रीम कोर्ट इन द प्रकाश सिंह केस 2006 ने ये बात बोली थी कि एक इंडिपेंडेंट कंप्लेंट अथॉरिटी होनी चाहिए।
एक ऑम्बड्समैन होना चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। अगर जनता को पुलिस से शिकायत है, जनता उसके पास कंप्लेन करे, वो फिर ध्यान दे उसके ऊपर, एक तरह का लोकपाल बने पुलिस के अंदर में। ऑल्सो क्या होता है कि इंडिया में कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल नहीं होता है, यानी कि अगर जो पुलिस चीफ है उनके अंडर में कोई गलत काम अगर हुआ है तो उन पुलिस चीफ को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, ऐसा भारत में फॉलो नहीं किया जाता है। फिर इंटरनल डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वगैरह जो की जाती है उसमें कभी भी वो सामने वाला दोषी नहीं पाया जाता है, क्योंकि उन्हीं के जो है एक डिपार्टमेंट के अंदर के लोग ही अगर अपनी डिपार्टमेंट के अंदर किसी और की जांच करेंगे वो कभी उन्हें दोषी नहीं पाएंगे। ये ऐसा लोगों का आपसी भाईचारा होता है। फिर हमारे देश में एक पुअर कन्विक्शन रेट भी है कि जब 26 पुल देखिए 2001 से 2018 के बीच में सिर्फ कस्टोडियल वायलेंस के 1727 मामले जो है वो किए गए थे, लेकिन उसमें सिर्फ 26 पुलिस वाले जो है दोषी पाए गए थे। और इसमें कितनी कम अब कन्विक्शन रेट है आप देख सकते हैं। और फिर क्या बोलते हैं कि कुछ की डेथ हो जाती है कस्टडी में तो बोल देते हैं कि भाई सुसाइड हो गया उसका, तो ऐसा करके तो इस तरह की बातें होती रहती हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कितनी खतरनाक ये स्थिति है। वीक फंक्शनिंग ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो तो एकदम जो है टूथलेस टाइगर है जिसको बोलना चाहिए, है ना। तो उसके हाथ में वो बस मतलब डायरेक्शन देते हैं, गुहार लगाते हैं, अपना डिस्प्लेजर व्यक्त करते हैं, और बहुत ज्यादा उनके पास ताकत नहीं है कि वो कुछ कर सके इसके लिए, ठीक है। It is empowered to summon witnesses, order production of evidence and recommend that the government initiate prosecution of officials। हालांकि क्या होता है इसकी प्रैक्टिस में रिकमेंडेशन जो है वो गवर्नमेंट पे बस उन लोग गुहार लगाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई कुछ करिए, कॉम्पनसेशन दे दीजिए, इंटरिम रिलीफ दे दीजिए, उससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर पाते हैं। विटनेस प्रोटेक्शन बोल के एक चीज है जो यूएस के शोज वगैरह देखते हैं टीवी पे, उन्हें पता होगा, वहां पर होता है कोई भी गवाह अगर गवाही देता है किसी पुलिस वाले के खिलाफ, मान लीजिए पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ, तो उसे गवर्नमेंट वहां से हटा के किसी नई जगह चुपचाप पहुंचा देती है, उसकी नई आइडेंटिटी बना दी जाती है, समझिए नया आधार कार्ड वगैरह दे दिया जाता है, तो उसको कोई कभी ट्रैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भारत में कोई है नहीं, तो विक्टिम की जो फैमिली है वो अगर कल को पुलिस के खिलाफ कोई केस लेके पहुंचेगी भी तो पुलिस वाले ही धमका देंगे उसको कि क्या तुम हमारे खिलाफ कर रहे हो, हम तुमको देख लेंगे, तो वो बेचारे मामले को परस्यू नहीं कर पाते हैं। फिर पॉपुलर सपोर्ट भी है, कई बार पब्लिक भी जो है सोचती है कि हाँ ठीक तो है, पुलिस क्रिमिनलों को मार रही है, कहाँ वो कोर्ट में सालों साल चलता रहेगा मामला और अपराधी बेल पे बाहर घूमता रहेगा, तो मारो सालों को, इस टाइप का स्थिति हो जाता है। गंगा जल फिल्म अगर आपने देखी हो अजय देवगन वाली, जो भागलपुर के अखफोड़वा कांड पे आधारित है, भागलपुर में क्राइम बहुत फैल गया था, वहाँ के लोकल विधायक और नेता वगैरह का सपोर्ट था, और जो गुंडा एलिमेंट थे, गुंडा तत्व थे, असामाजिक तत्व थे, उन लोगों का जीना दूभर किए हुए थे। उधर नए एसपी साहब आए, उन्होंने पुलिस को बोला कि भाई आप एक्शन लीजिए, हम आपके साथ हैं, तो पुलिस थोड़े ज्यादा ही जोश में आ गई और उन्होंने अपराधियों को पकड़ के उनकी आंखों में एसिड डाल दिया, उनकी आंखें फोड़ दी, इसलिए ये अखफोड़वा कांड के नाम से फेमस है। देखिए ऐसे अधिकार पुलिस को आप देंगे तो पहली बात तो ये कानून के नियमों के खिलाफ है, कानून सजा देगा किसी को, पुलिस सजा नहीं देगी। दूसरी बात, पुलिस कैसे तय करेगी कौन दोषी है कौन निर्दोष है ना, ये तो अदालत में तय होगा। पुलिस निर्दोष लोगों को पकड़ के उनकी आंखें फोड़ती रहेगी, ऐसे तो नहीं चल सकता हमारे देश में। तो अब वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड है सबसे पहला काम तो भाई यूएन कन्वेंशन हमने 1997 में साइन किया था उसको रेटिफाई किया जाए, है ना। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये कोवेनेंट भारत ने साइन किया है, आपको कहना है हाँ, क्या रेटिफाई किया है, तो आपको कहना है नहीं, ठीक है। क्या इससे रिलेटेड हमारे देश में कस्टोडियल डेथ से रिलेटेड कोई कानून है, आपको कहना है नहीं है, ठीक है। फिर 197 जो सेक्शन है सीआरपीसी का, उसको अमेंड करना है, ये क्लियर करना है कि प्रोसिक्यूटर्स डू नॉट नीड टू ऑब्टेन गवर्नमेंट अप्रूवल बिफोर परसुइंग चार्जेस अगेंस्ट पुलिस, ठीक है। जैसे आर्बिट्रेरी डिटेंशन, टॉर्चर, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, इनकाउंटर किलिंग वगैरह है, इससे रिलेटेड अगर कोई पुलिस के खिलाफ शिकायत आती है तो सरकार से अनुमति लेके ही आप जांच कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, सीधा आप जांच करिए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज एंड इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज हमको चाहिए, ठीक है। क्या किस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज होंगी, एक डीके बासु जजमेंट है 1997 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 11 डायरेक्शंस दिए थे, ठीक है, टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल मेकिंग एन अरेस्ट। फॉर एग्जांपल, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज वाज मेड मैंडेटरी, जो अक्यूज है जिसपे ये मतलब मान लीजिए ये मेरे ख्याल से कस्टडी में रेप वगैरह वाला मामला है, तो उसमें सबसे पहले मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाए उसका, फिर जिसको भी अरेस्ट किया गया है, जो अक्यूज है बेसिकली जिसको अरेस्ट किया जा रहा है, उसकी मेडिकल जांच की जाए, फिर उनके नजदीकी रिश्तेदार को इन्फॉर्म किया जाए। सीआरपीसी में इसमें से कुछ रिकमेंडेशंस को इंक्लूड किया गया है, ठीक है, लेकिन दीज आर ऑफन इग्नोर्ड बाय द पुलिस। पुलिस जो है बेसिकली अपने हिसाब से ही चल रही है, कुछ जितना मानना है मान रही है, उतना नहीं मान रही है। फिर इक्वेटिव रोल ऑफ मजिस्ट्रेट रखना है, मजिस्ट्रेट्स हैव अ ड्यूटी टू प्रिवेंट ओवर रीच ऑफ पुलिस पावर्स बाय इंस्पेक्टिंग अरेस्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। उनको अरेस्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी देखना चाहिए, किसी को अरेस्ट किया गया तो मजिस्ट्रेट देखे कैसे अरेस्ट किया गया, कहाँ से अरेस्ट किया गया, फिर उन वो जिम्मेदारी लें कि जो सस्पेक्ट है उसकी वेलबींग
कि वो जिम्मेदारी ले, उससे पूछें कि भाई पुलिस आपके साथ गलत व्यवहार वगैरह तो नहीं कर रही है। फिर द राइट टू काउंसिल, हमारे देश में भी अगेन जो यूएस के शोज जिन्होंने देखे हैं उनको पता होगा कि उनके यहाँ पर हर व्यक्ति को एक राइट टू एन अटॉर्नी है, वो बिना लॉयर की प्रेजेंस के उससे कोई पूछताछ जांच वगैरह नहीं की जा सकती है। तो ये हमारे देश में ऐसा नहीं है। तो सस्पेक्ट जो है उनको एज सुन एज पॉसिबल आर्टिकल 22 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके तहत उनको एक राइट टू काउंसिल हमारे यहाँ भी दिया जाए, है ना। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे पहले ये काम होना चाहिए। फिर पुलिस अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हम कैसे करें, पहले एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी हमें इंश्योर करनी है कि पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी जो है ये सेटअप किया जाए, जो मैंने बात की ऑम्बड्समैन या पुलिस के अंदर की लोकपाल की बात की जाए, क्योंकि प्रकाश सिंह केस में जो उन्होंने बताया था उसके हिसाब से, ठीक है। फिर एक ये प्रैक्टिस है कि जो भी पुलिस वाले पे इस तरह के आरोप लगते हैं उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ट्रांसफर कोई पनिशमेंट नहीं हुआ, जो काम वो यहाँ कर रहा है वो काम वो दूसरे थाने में जाके करेगा, उसमें जांच होनी चाहिए, है ना। और किसी एक्सटर्नल एजेंसी द्वारा होनी चाहिए। ऐसा ऐसा नहीं कि वो पुलिस को रेफर कर दिया, बोला कि उसी थाने से उसी थाने के पुलिस वाले उसी थाने के अफसर के खिलाफ जांच कर रहे हैं, उसमें तो कोई रिजल्ट आएगा ही नहीं। ये एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी है। फिर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी क्या है, एक इंडिपेंडेंट इंटरनल अफेयर्स या प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिट को बनाया जाए पुलिस के अंदर ही, जिसका एचआर डिपार्टमेंट पुलिस के अंदर का हो, जिसका यही काम है, स्टेट लेवल पे बनाया जाए, जो कि रैंडम और सरप्राइज चेक करे पुलिस लॉकअप पे, ठीक है। और बाकी कोई अगर ऐसे एलिगेशंस लग रहे हैं तो फिर उनको जाके फॉलो तो करे ही, चेजअप तो करे ही, एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस इन डीके बासु केस, ठीक है। अब फिर कुछ ट्रेनिंग और साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी। आप देखिए हमारी पुलिस को जांच का कोई तरीका सिखाया ही नहीं जा रहा है, उनको बस ये है कि जिसपे शक है उसको मारो, मारते रहो जब तक वो बता ना दे। अगर नहीं किया है उसने कुछ, बहुत मार खा के भी नहीं बताएगा तो बोलेंगे अच्छा शायद नहीं किया होगा। तो ये तो कोई साइंटिफिक तरीका नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को मॉडर्न नॉन कोर्सिव टेक्निक को में हमको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी फॉर इंटरव्यू एंड क्वेश्चनिंग, है ना। फिर बॉडी कैमरा लगाने पड़ेंगे, यूएस यूके में रहते हैं बीट पुलिस में, पुलिस जो जहां भी घूमती है थाने के बाहर तो उसकी वर्दी पे बॉडी कैम लगे रहता है जो कभी ऑफ नहीं होता है। तो पुलिस वाले के सामने क्या हो रहा है, पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, हमेशा रिकॉर्ड होते रहता है, ठीक है। नार्को एनालिसिस है, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सीसीटीवी इनसाइड पुलिस स्टेशन वगैरह है, ये सब हमको करना पड़ेगा, जो प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो ये साइंटिफिक मेथड से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये सब खैर मेंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। रोबस्ट विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम हमको चलानी पड़ेगी, जैसा कि मैंने बात की, जो विक्टिम्स ऑफ कस्टोडियल किलिंग है और विटनेसेस हैं उनको लॉ कमीशन ने 198 और 273 रिपोर्ट में इनकी बात की है, उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ऑल कंप्लेंट्स बाय फैमिलीज ऑफ विक्टिम्स एंड विटनेसेस ऑन एनी काइंड ऑफ एलिजेड इंटिमिडेशन, कोर्जन वगैरह, इनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कोई भी शिकायत लेके पहुंचेगा अगर, ऐसा नहीं करे नहीं नहीं हटाओ हटाओ, या हम देखते हैं ना हम बात करते हैं ना, ऐसा नहीं है। हर कंप्लेन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, हर कंप्लेन पे आपको जांच करनी पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, देखिए गोरे कमेटी और पुलिस ट्रेनिंग में बिठाई गई थी 1971 से 1973 तक। फिर रिबेरो कमेटी और पुलिस रिफॉर्म 1998, ये रिबेरो मेरे ख्याल से बॉम्बे के पुलिस कमिश्नर थे, उनकी ये रिपोर्ट है। फिर एक पद्मनाभैया कमेटी पुलिस रिफॉर्म्स 2000 में बनी थी। कितने पुलिस रिफॉर्म कमेटी बन चुकी है। मलीमथ कमेटी ऑन रिफॉर्म्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है। सेकंड एआरसी हो गई, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दिए हैं, इन सबको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। पॉलिटिकल विल इज नीडेड। कुल मिला के पुलिस के पर इसलिए नहीं कतरे जाते हैं क्योंकि जो पॉलिटिकल क्लास है, जो विधायक जी हैं, जो मंत्री जी हैं, वो इस्तेमाल करते हैं पुलिस का अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हिंसा करने में, है ना। इसलिए वो कानून नहीं बनाना चाहते हैं जिसके जरिए पुलिस की ये हिंसा रुके। तो बस जनता की को चाहिए कि हमारे पॉलिसी एडवोकेसी हम ग्रुप्स बनाएं, जिस तरह प्रशांत भूषण वगैरह इस तरह के ग्रुप हुआ करते थे पहले। लोकपाल बिल और राजनीति में आपने देखा है कि भ्रष्टाचार अंत करो, इस तरह की मुहिम चलती है। इस तरह की मुहिम की हमें जरूरत है कि ऐसे कानून बने। फाइनली इट इज एम्फसाइज्ड दैट डेथ ड्यू टू टॉर्चर इज सिंपली अ क्रिमिनल एक्ट, है ना। ऐसा मत समझिए कि पुलिस वाला ड्यूटी कर रहा था अपनी, बेचारा अब अक्यूज मारा गया, वो बेचारा क्या करे, थोड़ी सी असावधानी नहीं। टॉर्चर से किसी की डेथ अगर हुई है तो ये हत्या है, इस पे कोई अथॉरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। इसके लिए जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। जीरो टॉलरेंस किसको कहते हैं, थोड़ा भी नहीं सहा जाएगा। किसी की कस्टडी में डेथ हुआ, सीधा धारा 302 लगाओ, सीधा फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाके उस पर मुकदमा चलाओ। उस पुलिस वाले पे, थाने में जितने बाकी लोग हैं, या तो गवाही दे, सरकारी गवाह बने, या सब पे 302 मुकदमा चलना चाहिए, और सबको जरूरत पड़े तो फांसी भी होनी चाहिए। तब जाके पुलिस वाले इस मामले को करना बंद करेंगे, तब कहलाएगा कि ये जीरो टॉलरेंस हुआ है, ठीक है। अब हम अगली न्यूज पे आ जाते हैं, थोड़ा शांत हो जाते हैं, हम काफी एक्साइटेड हो गए हैं इस न्यूज को लेके। अगली न्यूज है, देखिए ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये न्यूज में क्यों है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इंडिया में चालू करना है, इट इज इंक्लूडिंग बाई नीति आयोग सीईओ।
उन्होंने बोला है कि इंडिया में जितना डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है ऑनलाइन किया जाए। किस डिस्प्यूट की बात हो रही है ये देखिए, इट इज ए, ये मतलब जो कंपनीज के बीच में जो पार्टियां होती हैं किसी कमर्शियल डील में, वो या तो कोर्ट में चली जाती हैं, वहाँ मामला घिसटाते रहता है सालों साल तक, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी फंस जाती है। कोर्ट हो सकता है स्टे दे दे, कोर्ट हो सकता है किसी की फैक्ट्री को सील कर दे किसी मामले में, या जो भी है कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एक कंपनी बनी थी, अब वो काम नहीं कर पाएगी। तो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करना चाहिए, ये एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म है। जो जो चीजें बोल्ड में है वो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रिड्रेसल मैकेनिज्म में क्या होता है, नेगोशिएशन का इस्तेमाल किया जाता है, मीडिएशन या मध्यस्थता का इस्तेमाल किया जाता है, आर्बिट्रेशन जहाँ पे एक प्रोफेशनल आर्बिट्रेटर को अपन हायर करते हैं, दोनों पार्टी उसको पूरा मामला समझा देते हैं और पहले ही बोल देते हैं कि जो आर्बिट्रेटर बोलेगा उसको हम लोग मानेंगे, इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं करेंगे, ताकि हमारा मामला फंसे ना, है ना। तो इसमें इंटरनेट और आईसीटी इंटर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके हम लोग कर सकते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी और डेटा मैनेजमेंट टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे देशों में ये होता है ना, बहुत सारा कागज मंगा लिया जाता है, डॉक्यूमेंट मंगा लिया जाता है, उसमें स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करके उनको स्कैन करके सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्टवेयर खुद ही बता देता है कि रेलिवेंट कागज जिनको स्टडी करने की जरूरत है वो ये है। तो अब आर्बिट्रेटर मीडिएटर जो है वो उन्हीं रेलिवेंट कागजों को पढ़ के अपने फैसले पे आ सकता है। इसमें दो मॉडल है, एक ऑप्ट इन मॉडल है, यानी दो पार्टी चाहे अगर तो आर्बिट्रेशन या मीडिएशन की तरफ जा सकते हैं। दूसरा है ऑप्ट आउट मॉडल, यानी बाय डिफॉल्ट जो है इसमें एक सेशन तो मीडिएशन का होगा ही, उसके बाद एक राउंड मीडिएशन करने के बाद अगर उन्हें लगता है कि नहीं यहाँ हमारी बात नहीं जम रही है तो वो उसके बाद जा सकते हैं। ठीक है, ओडीआर किस चीज पे फोकस करता है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे फोकस करता है। जाहिर बात है कि तुरंत तुरंत अदालतों में मामला ना जाए, तुरंत ओपन एफिशिएंट ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के थ्रू हम इसको रिजॉल्व कर दें, है ना। डिस्प्यूट कंटेनमेंट और अवॉइडेंस पे जाता है कि डिस्प्यूट आए ही ना। तो ये इसमें क्या होता है कि ओडीआर से एक प्रॉब्लम जो है वो डिस्प्यूट की स्टेज तक जाती नहीं है। दो लोगों में डिसएग्रीमेंट होता है, उनको लगता है भाई कैसे आगे बढ़ना है, तो मीडिएटर जो है वो या ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के तहत उनको एक फैसला मिल जाता है महीने भर के अंदर। देखिए ये जो फ्लो चार्ट दिया है कैसे यहाँ पर होता है, हम लोग देखते हैं फ्लो चार्ट के ऊपर में। एक पार्टी ओडीआर फर्म को अप्रोच करती है, ठीक है, फर्म रीचेस आउट टू दी अदर पार्टी, दोनों लोग बात करते हैं, दोनों पार्टी अगर अग्री करते हैं, आर्बिट्रेशन रूल्स पे हम लोग अग्री कर लेते हैं, ऐसे ऐसे आर्बिट्रेशन होगा, एक आर्बिटर का अपॉइंटमेंट होता है, फिर सबको टाइम मतलब जो भी जानकारियां ईमेल व्हाट्सएप ये सब पे भेजी जाती है, फिर ऑनलाइन या फोन पे बातचीत चलती है ना। उसके बाद क्या होता है, विद इन अ मंथ, महीने भर के अंदर ही वर्डिक्ट आ जाती है। देखिए कितनी बढ़िया बात है ये, है ना। तो ओडीआर जो है जो किस चीज के लिए सूटेबल है, लो वैल्यू हाई वॉल्यूम और बार बार यूजर्स के बीच में होती है जिनके एक्सेस टू इंटरनेट है। लो वैल्यू मतलब हजारों करोड़ का मामला होगा तो भाई वो तो कोर्ट में जाना ही पड़ेगा, उसमें आपस में बैठ के बात नहीं हो सकती है। हाई वॉल्यूम यानी जो बार बार होते हैं हल्के फुल्के इस तरह के मामले, बिना मतलब अदालतों को क्यों इन्वॉल्व किया जाए, यही आपस में संभल लेते हैं। फिर जो यूजर्स के पास इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए, है ना। अब लोकल मंडी में किसान और मंडी ऑपरेटर के बीच में जो होगा वो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के तहत नहीं हो पाएगा, है ना। इससे क्या है कि देखिए इससे क्या फायदे होंगे, कोर्ट में पेंडेंसी, पेंडेंसी क्या कहते हैं, कितने मामले पेंडिंग है, कितने मामले कोर्ट में फंसे हुए हैं, वो कम हो जाएंगे। हाई कोर्ट में देखिए ये 45 लाख मामले जो हैं वो ऐसे हैं जो कि पेंडिंग है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये 3 करोड़ 15 लाख मामले हैं। ठीक है, ये फंसे हुए हैं अकॉर्डिंग टू द नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। इसको गूगल करके इस पे नोट्स बना लीजिए, ये क्या होता है, कौन से डिपार्टमेंट ने बनाया है, किस मंत्रालय के अंदर में आता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, है ना। इस न्यूज में ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या होता है ये पूछने का चांस कम है, ये जुडिशियल डेटा ग्रेड के ऊपर पूछने का चांस ज्यादा है। ठीक है, फिर देखिए ये कॉम्प्लेक्स केसेस पे फोकस कर सकते हैं क्योंकि अदालतें वगैरह उतना जा नहीं पाती कॉम्प्लेक्स में। ये हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट को रिजॉल्व कर देगा। कोर्ट जो है महत्वपूर्ण हाई पब्लिक इंटरेस्ट के मामलों में ही जाएगी, है ना, और एक्सेसिबल अफोर्डेबल और एक्सपीडियंट एक्सपीडियंट जस्टिस, एक्सपीडियंट यानी फटाफट लोगों को पहुंचा पाएगी, क्योंकि बिना मतलब के कमर्शियल व्यापारियों के आपसी मामले उनको आपस में सुलझा लेने चाहिए, अदालतों को बीच में क्यों लाना। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, भारत की जो रैंकिंग इंप्रूव होती जा रही है उसमें वो और हमारी रैंकिंग इंप्रूव हो जाएगी। इससे कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो पाएंगे। भारत की एक बड़ी समस्या, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सामने वाली पार्टी उसको इन्फोर्स करने से मना कर देती है, मामला कोर्ट में चले जाता है और 10 साल बाद नींद खुलती है उसके बाद, है ना। मतलब अब सो जाओ 10 साल के लिए, मामला वहां चलता रहेगा। यहाँ पर 6 महीना आर्बिट्रेशन, ये केस जो कोर्ट में 6 महीना लेता है वो आर्बिट्रेशन में 30 दिन में सेटल हो रहा है। ठीक है, इसमें कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन भी रहेगा कि भाई हम दोनों पार्टी को सुना गया। फिर अब देखिए ये कुछ ज्यादा पॉइंट ऐड भी करता है, इन्वायरमेंटल बेनिफिट होगा, और जब बार बार कोर्ट में जाओ आओ ये सब कार्बन फुटप्रिंट नहीं रहेगा,
इलेक्ट्रॉनिकली ही सब हो जाएगा। इससे ये एक एक्सेसिबल, ट्रांसपेरेंट और फास्टर ऑप्शन है। ठीक है, ओडीआर क्या होता है, क्यों चाहिए, ये आपको पता चल चुका है। जुडिशियल डेटा ग्रिड से रिलेटेड आपको सवाल किया जाएगा। इसकी लिमिटेशन क्या है, ये रामबाण नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, हर जगह तो भाई इंटरनेट वगैरह नहीं है। ओडीआर जो है कि सर्टेन टाइप के डिस्प्यूट को ही रिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, दोनों पार्टी अगर एकदम एक दूसरे का मुंह देखने को तैयार नहीं है तो वहां पर तो नहीं हो पाएगा। और ये कोई इश्यूज है वो आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन लोक अदालत को एनकरेज किया जाना चाहिए। लोक अदालत एक ऐसी चीज है, बिल्कुल इस पे एमसीक्यू आ जाएगा और अधिकतर कैंडिडेट का इसको लेके कंफ्यूजन बने रहता है, बनेगा नहीं आपसे। ठीक है, इसको जरूर पढ़ के रखिए। फिर कोर्ट मैंडेटेड मीडिएशन, जहां की मतलब कोर्ट बोले भाई आप लोग मीडिएशन में जाइए अंडर द कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट एंड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये हमको करना चाहिए ओडीआर प्लेटफॉर्म पे। फिर प्राइवेट प्लेयर को इन्वॉल्व करना चाहिए जो कि एक ओडीआर प्लेटफॉर्म बना दे। फेसबुक जैसा हो जाए तो कितना बढ़िया है ना। दोनों पार्टी लॉग इन किए, अपना एक आर्बिट्रेटर उनको मतलब रैंडमली एलोकेट हो गया, उसने बोला हाँ भाई क्या मामला है, तो उन्होंने कागज अपलोड कर दिए, आर्बिट्रेटर ने फटाफट देखा एआई वगैरह की सहायता से और अपना फैसला दोनों को व्हाट्सएप कर दिया। तो ये हो जाए तो एकदम बहुत बढ़िया हो जाएगा। फिर लॉयर कम्युनिटी और कंज्यूमर में भी अवेयरनेस बनाने की हमको जरूरत है। ठीक है, अब आइए अगली न्यूज पे चलते हैं। फिफ्थ एनिवर्सरी ऑफ अर्बन मिशन। अर्बन मिशन यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने फिफ्थ एनिवर्सरी ऑफ अर्बन मिशन बनाया, यानी पीएम आवास योजना अर्बन, फिर अमृत अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन और स्मार्ट सिटीज मिशन। ठीक है, ये यानी 5 साल पहले 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार ने इन सब को लॉन्च किया था, उसका 5वां उन्होंने सालगिरह मनाया है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, पीएमएवाईयू, इसके बारे में देखते हैं। इसकी स्कीम के बारे में क्या था कि अब देखिए आपको खुद पकड़ना पड़ेगा इन सब बातों में प्री में क्या आने वाला है। मैं तो बताते चल रहा हूँ, पर आप खुद समझिए क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा इसमें। इसका पीएमएवाईयू का क्या था कि सब अर्बन इंडिया में जो लोग एलिजिबल बेनिफिशियरी हैं उनको 2022 तक पक्का मकान दे दिया जाए। इस पे एमसीक्यू बन जाएगा कि पक्का मकान देना है कि कच्चा है, पक्का मकान देना है, 2022 तक देना है, 2025 तक देना है कि 2030 तक देना है। ठीक है, ये आपको बन जाएगा। फिर इसमें कौन कौन एलिजिबल बेनिफिशियरीज कौन है, बहुत आसानी से एमसीक्यू बन जाएगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एलआईजी लो इनकम ग्रुप्स और मिडिल इनकम ग्रुप्स। ठीक है, एलआईजी एमआईजी घर बनते हैं और अलग अलग टाइप के घर होते हैं, आप देख के बता सकते हैं कौन सा लो इनकम ग्रुप के लिए है, कौन सा मिडिल इनकम ग्रुप के लिए है, और उनके भी नीचे गरीबी रेखा जस्ट उसके ऊपर वाले लोग हैं वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, ये एलिजिबल है। आप बोलेंगे कि मेरे लिए एक 5 बीएचके डबल स्टोरी बना दीजिए, वो आपके लिए नहीं बनाएंगे, ये आप उसके एलिजिबल बेनिफिशियरी में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इनकम कैप क्या है कि ये आ जाएगा एमसीक्यू में, कोई बता नहीं पाएगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोलेंगे क्योंकि एनुअल इनकम साल की 3 लाख से कम है, 3 से 6 लाख है तो उसको लो इनकम ग्रुप बोलेंगे, और 6 से 18 लाख है तो मिडिल इनकम ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, साल के 18 लाख तक मिडिल इनकम ग्रुप काफी लोग इसमें आ जाएंगे, उनको पीएम आवास योजना में उनको घर मिलने की बात है। इसमें अब तक देखिए 4000 शहर को इंक्लूड किया जा चुका है और 1.05 करोड़ घर सैंक्शन किए जा चुके हैं। इसमें 1.65 करोड़ लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई है ना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के जरिए। फॉरवर्ड लिंकेज यानी घर बनने के बाद किस तरह की चीजें लगती हैं, यानी घर के आगे, और बैकवर्ड लिंकेज यानी सीमेंट बनने में, मान लीजिए सरिया बनने में, वहां पर। फिर अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए हैं, यानी घर बना के बेचे नहीं जा रहे हैं, वो रेंटल बनाए जा रहे हैं, एक सब मिशन है। जो पीपल फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और एलआईजी कैटेगरी के हैं, जैसे कि लेबरर, अर्बन पुअर वगैरह के लिए, ये अभी रिसेंटली न्यूज में आया था, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, सरकार मकान मालिक रहेगी, लोग किराए पर रहेंगे। कितनी बढ़िया ये स्कीम है देखिए। फिर लाइट हाउस प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं अंडर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया, being implemented in 6 states। ये क्या होता है, इट एम्स टू आइडेंटिफाई एंड मेन स्ट्रीम बास्केट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है, जो कि सस्टेनेबल और डिजास्टर रिजिलिएंट मतलब भूकंप आए तो भी घर न गिरे, बाढ़ आए तो घर पे असर ना हो, इस तरह की टेक्नोलॉजी को दुनिया भर से हम स्टडी करके यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अंगीकार कैंपेन, अंगीकार करना यानी स्वीकार करना, और बेनिफिशियरीज ऑफ कंप्लीटेड हाउसेज, जो कि अवेयरनेस ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस और वाटर एंड एनर्जी कंजर्वेशन, सैनिटेशन कैसे रखें, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करें वगैरह, थ्रू बिहेवियर चेंज एंड कन्वर्जेंस, ये सब भी लॉन्च किया गया है। ये अंगीकार कैंपेन क्या है आपसे पूछ लेगा एमसीक्यू में, कोई नाम देख के सीधा गेस नहीं कर सकता है। ठीक है, घर मिलने के बाद कैसे तरीके से रहे, ये इसमें समझाया जाता है। शॉर्ट में इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। इसमें चैलेंज क्या है, हाउसिंग डिमांड में क्या हो रहा है कि 1.12 करोड़ हाउसिंग डिमांड है, सिर्फ 30%, 34.4 लाख अभी तक कंप्लीट किए गए हैं। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ होता है। 85% सैंक्शन हाउसेस जो है वो नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स में है, हिली स्टेट्स के बाहर है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स में उतने ज्यादा घर सैंक्शन नहीं हो पा रहे हैं, अंडर फंडिंग की प्रॉब्लम है और लैंड और कंस्ट्रक्टेड रोड की कमी है। ठीक है, फिर अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, यूनिवर्सल वाटर सप्लाई, सीवेज नेटवर्क का इंप्रूवमेंट, चिल्ड्रन और दिव्यांग फैसिलिटी, ग्रीन स्पेस और पार्क्स वगैरह, अर्बन स्पेस का रिजुविनेशन कर दिया जाना है। ठीक है, ये उसका पर्पस है। ड्रेनेज और नॉन मोटराइज अर्बन ट्रांसपोर्ट,
फुटपाथ वगैरह बनाना है। ये 500 शहर में चलेगा, 60% से ज्यादा पॉपुलेशन को कवर करेगा। अमृत, अमृत का क्या मतलब है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल याद कर लीजिए, बहुत आसानी से एमसीक्यू इस पे बन जाएगा, ठीक है। अब तक लॉन्च हुआ 78 लाख पानी टैप कनेक्शन लगाया जा चुका है, 45 लाख से सीवेज और सेप्टेज कनेक्शन बनाए जा चुके हैं। ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम है, जाके दफ्तर के बाहर लाइन नहीं लगानी है, ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है। फिर वाटर एटीएम भी इंस्टॉल किए गए हैं, जिससे कि 1 रुपया पर लीटर में पानी आपको मिलेगा। इसके मेनली तो टारगेट ही अचीव नहीं हो रहे, ठीक है। ग्रीन स्पेस कवर और पार्क वगैरह नहीं इसमें जो है बनाए जा रहे हैं ज्यादा। प्राइमरी कंसर्न था पानी सप्लाई और सीवरेज का, नाले वगैरह का, वो उतना नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये इशू है इसके साथ। इन दोनों मिशन को आप डिटेल में पढ़ के रखिए, इसे जरूर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। स्मार्ट सिटीज मिशन जो है, स्मार्ट सिटी मिशन देखिए मैं नहीं समझता इस पे कोई भी आपसे क्वेश्चन करने वाला है, क्योंकि स्मार्ट सिटी भारत में एक भी नहीं बनी है ना, इसको कोई भी याद नहीं करना चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल से हाँ हो गया। हम लोग अगले वीडियो में इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करेंगे। गाइज मुझे बताइए कि मेरा अप्रोच आपको पसंद आ रहा है क्या। अगर मेरा अप्रोच आपको पसंद आ रहा है तो मैं इस पे वीडियोस बनाता रहूंगा। प्लीज मुझे फीडबैक दीजिए, आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, क्या इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं, ठीक है। मैं इस पे एमसीक्यूज की वीडियो भी लेके आऊंगा और वन लाइनर्स भी लेके आऊंगा, ठीक है। आपकी पूरी प्री की प्रिपरेशन मेरे चैनल पर ही अकेले हो जाएगी, पर आप मुझे सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को कहिए कि मेरे चैनल को आके सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो पर।